नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा चौथा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की वह गौरवशाली व्यवस्था है जहाँ कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ सौहार्द पूर्वक रहते हैं। यानी संयुक्त परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी के सदस्य एक ही छत के नीचे एक साथ सौहार्द पूर्वक रहते हैं। यह सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, त्याग और अटूट प्रेम की प्रधानता होती है, बड़ों का मार्गदर्शन नई पीढ़ी को संस्कारित करता है, वहीं संकट के समय भावनात्मक व आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच भी यहाँ पर मिलता है। यह व्यवस्था एकता की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है नातेदारी के प्रकार। नातेदारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नातेदारी वह सामाजिक संबंध है जो व्यक्तियों को वंश या विवाह के आधार पर एक सूत्र में बांधता है। यानी नातेदारी या तो वंश के आधार पर विभाजित किया जाता है या तो विवाह के आधार पर विभाजित किया जाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। पहला है रक्त मूलक नातेदारी और दूसरा है विवाह मूलक नातेदारी। रक्त मूलक जो नातेदारी होता है ये रक्त संबंध पर आधारित होता है। जो विवाह मूलक नातेदारी होता है वो विवाह के संबंध पर आधारित होता है। रक्त मूलक नातेदारी उन संबंधों को कहते हैं जो समान रक्त या जन्म पर आधारित होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए और बच्चे हो गए। विवाह मूलक नातेदारी ये संबंध विवाह के माध्यम से स्थापित होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास ससुर, ननद और साला, ये सभी विवाह मूलक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। यह व्यवस्था समाज में उत्तराधिकार, पद और आपसी कर्तव्यों का निर्धारण करती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वह संग्रह है जो समान उद्देश्यों के लिए निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होकर के एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो उसको सामाजिक समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें सदस्यों के बीच आपसी जागरूकता और हम की भावना पाई जाती है। जब तक हम की भावना नहीं पाई जाएगी तब तक कोई भी समूह सामाजिक समूह नहीं कहलाता है। समाजशास्त्री चार्ल्स फूले ने सामाजिक समूहों को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। जो प्राथमिक समूह होता है उसमें आमने सामने का पहचान होता है, जैसे परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गया। और जो द्वितीयक समूह होता है इसमें आमने सामने का पहचान जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम की भावना इसमें पाई जाती है, जैसे राजनीतिक दल हो गए या अन्य किसी प्रकार के संगठन हो गए। ये 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया हुआ है। यह सामाजिक संरचना का आधार माना जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है समुदाय। समुदाय किसको कहा जाता है? 50 शब्द में इस पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूह में हम की भावना और सामान्य जीवन जीने का ढंग पाया जाता है तो उसे समुदाय कहा जाता है। उसी को समुदाय के नाम से जाना जाता है। इसके लिए 2 चीज़ों का होना अनिवार्य होता है। एक है निश्चित भूभाग और दूसरा है सामुदायिक भावना। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक किसी समुदाय को हम समुदाय नहीं कह सकते हैं। ये दोनों इसके लिए अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। गांव जो है समुदाय का उदाहरण है, कस्बा जो है समुदाय का उदाहरण है, नगर भी समुदाय का उदाहरण माना जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समाजीकरण। समाजीकरण किसको कहा जाता है? इस पर 50 शब्द में टिप्पणी आपको लिखना है।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजीकरण वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, आदर्शों और परंपराओं को सीखता है। यानी समाजीकरण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी बंद नहीं होता है, व्यक्ति के जीवन भर चलता है और इसी के माध्यम से व्यक्ति जो है समाज के मूल्यों को सीखता है, आदर्शों को सीखता है, अपने परंपराओं को भी समाजीकरण के माध्यम से ही सीखता है। यह जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, यानी पूरा जीवन व्यक्ति के चलता रहता है और समाजीकरण ही एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करता है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी संस्कृति को अपनाता है और समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक गतिशीलता के महत्व की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सामाजिक गतिशीलता होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि सामाजिक गतिशीलता का महत्व कौन कौन सा है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है किसी व्यक्ति, परिवार या समूह की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन। यानी जब किसी व्यक्ति के, किसी परिवार के या किसी समूह के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को हम सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र में जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान सामाजिक श्रेणी या पद को छोड़कर किसी दूसरे पद पर पहुंचता है तो उसे गतिशील माना जाता है और यह गतिशीलता दो प्रकार की होती है। पहला है क्षैतिज गतिशीलता और दूसरा है लंबवत गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता जब व्यक्ति का पद बदलता है लेकिन उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वही रहती है। जैसे एक दरोगा का एक थाने से दूसरे थाने पर ट्रांसफर हो जाता है तो क्षैतिज गतिशीलता होगी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वही है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो लंबवत गतिशीलता होता है इसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा बदलती है, या तो प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी या तो प्रतिष्ठा घट जाएगी। जैसे एक श्रमिक का अधिकारी बन जाना, एक पुलिस का दरोगा बन जाना, ये लंबवत गतिशीलता के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के महत्व कौन कौन से होते हैं। सामाजिक गतिशीलता के महत्व। सामाजिक गतिशीलता का पहला महत्व है योग्यता का सम्मान। यानी सामाजिक गतिशीलता में योग्यता को सम्मान मिलता है। गतिशील समाज में व्यक्ति को उसके जन्म के बजाय गुणों और मेहनत के आधार पर पद मिलता है, जिससे प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है और योग्यता को सम्मान मिलता है। दूसरा है सामाजिक संतुलन। सामाजिक गतिशीलता से समाज में संतुलन बना रहता है। यह समाज में असंतोष को कम करती है। जब निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठने के अवसर मिलते हैं तो वर्ग संघर्ष की संभावना कम हो जाती है और सामाजिक संतुलन बना रहता है। सामाजिक गतिशीलता का अगला जो महत्व है वो है आर्थिक विकास। यानी यह आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। व्यक्ति बेहतर अवसरों की तलाश में नए कौशल सीखता है और अधिक उत्पादन करता है, जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला महत्व है मानसिक परिवर्तन। सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति की सोच व्यापक होती है। वह रूढ़ियों को छोड़कर आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। इससे व्यक्ति का भी लाभ होता है, समाज का भी लाभ होता है और राष्ट्र का भी लाभ होता है। अगला महत्व है सामाजिक गतिशीलता का प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा। सामाजिक गतिशीलता जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। यह व्यवस्था समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करती है, जहां हर नागरिक को उन्नति का समान अधिकार होता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता समाज की जीवंतता का प्रमाण है, जो व्यक्ति को अपनी नियति स्वयं बदलने का अवसर प्रदान करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच क्या अंतर होता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संस्कृति मानव समाज की वह अनमोल धरोहर है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। यानी हमारे समाज में जो संस्कृति पाई जाती है वही हमको जो है पशु समाज से अलग करती है, अन्य समाजों से अलग करती है। समाजशास्त्री विलियम ऑगबर्न ने मानव द्वारा निर्मित इस संस्कृति को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। इन दोनों का जो संतुलन है वो समाज के प्रगति को निर्धारित करता है, इसलिए इन दोनों का संतुलन आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में अंतर। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में जो पहला अंतर है
वो है कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, वो हमको दिखाई देती है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। जैसे कोई यंत्र हो गया, कोई भवन हो गया, कोई वस्त्र हो गया, ये हमको दिखाई देता है, इसको हम छू सकते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, यह हमको दिखाई नहीं देती, हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे विचार हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, ये अभौतिक संस्कृति में आते हैं। दूसरा अंतर है, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र होती है। आज एक डिजाइन का कपड़ा आया है मार्केट में, कल दूसरे डिजाइन का आ जाएगा। आज एक डिजाइन का भवन निर्माण हो रहा है, कल दूसरे डिजाइन में भवन निर्माण होने लगेगा। यानी भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। हमारे विचार बहुत धीमी गति से बदलते हैं, हमारे विश्वास, हमारे धर्म बहुत धीरे गति से बदलते हैं, इसमें परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं होता है। अगला अंतर है, भौतिक संस्कृति को मापा और तोला जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का सटीक मापन संभव नहीं है। यानी हम भौतिक संस्कृति को माप सकते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति को ठीक से मापा नहीं जा सकता है। चौथा अंतर देख लेते हैं। चौथा अंतर है, भौतिक संस्कृति मनुष्य के बाहरी जीवन को प्रभावित करती है। कपड़ा, मकान या अन्य कोई संसाधन हो गया, हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित करता है। जबकि अभौतिक संस्कृति जो होता है, जैसे हमारे विचार हो गए, हमारा धर्म हो गया, हमारा विश्वास हो गया, ये हमारे आंतरिक जीवन और संस्कारों का निर्माण इन्हीं से होता है। अगला अंतर है, भौतिक वस्तुओं का एक समाज से दूसरे समाज में हस्तांतरण सरल है। यानी जिस डिजाइन की कुर्सी भारत में बन रही है, अमेरिका में भी हस्तांतरित करके हम उसी डिजाइन की कुर्सी बना सकते हैं। यानी भौतिक संस्कृति का एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण आसान होता है। लेकिन अभौतिक मूल्य जो होते हैं, जैसे प्रथा हो गया, परंपरा हो गया, धर्म हो गया, विश्वास हो गया, वो एक जगह से दूसरे जगह अपनाने में कठिनाई होती है। यानी इतनी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला अंतर है, भौतिक संस्कृति को समझना आसान है, जबकि अभौतिक संस्कृति को समझना कठिन होता है। एक कपड़ा कैसे बना हुआ है, एक कुर्सी कैसे बना हुआ है, इसको समझना आसान होता है, लेकिन दर्शन को समझना, कला को समझना, धर्म को समझना कठिन होता है। यानी यह भी एक अंतर इसमें पाया जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि भौतिक संस्कृति हमारे जीवन के साधनों को दर्शाती है, जबकि अभौतिक संस्कृति हमारे जीने के ढंग को। जब भौतिक पक्ष बहुत आगे निकल जाता है और अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है, तो समाज में सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे संतुलित करना सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। इसमें चौथा प्रश्न है, परिवार संरचना में परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, चर्चा करें। यानी वर्तमान समय में परिवार में जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उन्हीं कारणों के बारे में आपको चर्चा यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि परिवार समाज की सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण इकाई है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता रही है, लेकिन आधुनिक समय में परिवार की पारंपरिक संरचना में व्यापक बदलाव आए हैं। आज जो है संयुक्त परिवार तेजी से टूट रहे हैं और एकल परिवारों में तेजी से ये बदल रहे हैं। परिवार के इस स्वरूप में बदलाव के लिए कोई एक कारण नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वैधानिक कारणों का एक समूह जो है जिम्मेदार है। यानी इसके पीछे एक साथ कई कारण जिम्मेदार हैं। एक एक करके हम लोग उन कारणों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने पारिवारिक संरचना को सबसे अधिक प्रभावित किया है। उद्योगों की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। कारखानों में काम करने के लिए व्यक्ति अपने पूरे संयुक्त परिवार के साथ नहीं ले जा सकता, जिससे छोटे एकल परिवारों का जन्म हुआ। अगला कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है नगरीकरण। नगरीकरण या शहरीकरण। शहरों की चकाचौंध, बेहतर सुविधाओं और रोजगार के अवसरों ने लोगों को नगरों की ओर आकर्षित किया। शहरों में आवास की कमी और अत्यधिक महंगाई के कारण बड़े परिवारों का एक साथ रहना कठिन हो गया, जिससे परिवार का आकार छोटा होता चला गया और संयुक्त परिवार धीरे धीरे एकल परिवार में बदलने लगे। अगला कारण है शिक्षा का प्रचार। शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से आधुनिक शिक्षा ने व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव लाया है। शिक्षा ने लोगों को आत्मनिर्भरता सिखाया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तार्किक सोच सिखाई है।
शिक्षित युवा अब पुरानी रूढ़ियों और संयुक्त परिवार के कड़े अनुशासन के बजाय अपनी पसंद से जीवन जीना पसंद करते हैं, यानी अपनी पसंद से जीना चाहते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार के साथ रहना वो पसंद नहीं करते हैं और संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटने लगा। इसके कारण भी एकल परिवार का धीरे धीरे निर्माण होने लगा। अगला जो कारण है वो है स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता। वर्तमान में महिलाएं शिक्षित होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। नौकरी पेशा महिलाओं के कारण परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया और काम के बंटवारे में बदलाव आया है। इससे पारंपरिक पुरुष प्रधान पारिवारिक ढांचा बदला है और संयुक्त परिवार टूटा है। इससे भी एकल परिवार का निर्माण हुआ है। अगला जो कारण है वह है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पश्चिमी सभ्यता के व्यक्तिवाद ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। अब लोग सामूहिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और गोपनीयता को अधिक महत्व देने लगे हैं, जो संयुक्त परिवार के टूटने का एक बड़ा कारण माना जाता है। अगला जो कारण है वह है कानूनी कारक। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य कानूनी बदलावों ने संपत्ति में व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूती दी है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे और कानूनी अधिकारों के कारण भी परिवारों का विभाजन तेजी से हुआ है और इसके कारण भी जो संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार में तेजी से परिवर्तित हुए हैं। अगला कारण है मनोरंजन के साधनों में बदलाव। मनोरंजन के साधन पहले से बदले हैं। पहले परिवार के सदस्य साथ बैठकर बातचीत और मनोरंजन करते थे। अब इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ने लोगों को अपने ही कमरों तक सीमित कर दिया है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम हुआ है और परिवार जो है टूटा है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, यह कहा जा सकता है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों और आधुनिकता के दौर ने परिवार की संरचना को पूरी तरह बदल दिया है। जहां पहले परिवार का अर्थ समूह था, वहीं आज व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट गया है। हालांकि इस बदलाव ने व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, लेकिन बुजुर्गों की उपेक्षा और बच्चों में संस्कारों की कमी जैसी चुनौतियां पैदा भी कर दी है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समिति तथा संस्था को परिभाषित कीजिए। समिति एवं संस्था में अंतर बताइए। तो समिति और संस्था की परिभाषा आपको लिखना है। इसके बाद इन दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र में समिति और संस्था दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो सामाजिक संरचना को समझने में मदद करती हैं। जहां समिति व्यक्तियों के एक समूह को दर्शाती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, यानी समिति की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और यह व्यक्तियों का एक समूह होता है। वही संस्था जो होता है वह उन नियमों, कार्यप्रणालियों और परंपराओं का नाम है जिसके माध्यम से समिति के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। यानी संस्था में नियम आते हैं, कार्यप्रणाली आते हैं, परंपरा आते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन समितियों का संचालन हम संस्थाओं के माध्यम से ही करते हैं। इन दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। पहले हम लोग समिति की परिभाषा देखेंगे, फिर हम लोग संस्था की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में समिति एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। यानी कुछ व्यक्ति किसी हित की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कॉलेज की स्थापना, राजनीतिक दल की स्थापना, व्यापारिक संघ की स्थापना, ये सभी समितियों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें लोग मिलकर किसी लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। अब संस्था की परिभाषा देख लेते हैं। हैमिल्टन के अनुसार इन्होंने लिखा हुआ है कि संस्थाएं समाज की वे स्वीकृत कार्यप्रणालियां हैं जो सामूहिक क्रियाओं का निर्देशन करती हैं। यानी जो संस्थाएं होती हैं उस समाज के द्वारा स्वीकृत कार्यप्रणालियां हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत नियम हैं जो हमारी क्रियाओं का निर्देशन करती हैं। उन्हीं के अनुसार हम अपनी क्रिया करते हैं। संस्था का अर्थ नियमों और स्थापित नियमों के उस ढांचे से है जिसके आधार पर समाज कार्य करता है। उदाहरण के लिए विवाह एक संस्था है, धर्म एक संस्था है, कानून भी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं कि समिति और संस्था में क्या अंतर पाया जाता है। समिति और संस्था में अंतर, पहला अंतर है समिति जो होता है व्यक्तियों का एक मूर्त संग्रह है जिसे भौतिक रूप से देखा जा सकता है, जबकि संस्था जो होता है उन नियमों और कार्यप्रणालियों का एक समूह होता है। यानी यह अमूर्त होता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। दूसरा अंतर है हम समितियों के सदस्य बन सकते हैं, जैसे हम किसी क्लब के सदस्य बन गए, किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन गए, लेकिन हम संस्थाओं के सदस्य नहीं होते बल्कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हम केवल करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर है समिति की स्थापना किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोच समझ कर की जाती है। यानी कुछ व्यक्ति समिति की स्थापना करते हैं किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और यह सोच समझ के करते हैं, जबकि संस्थाएं समाज में लंबे समय के अनुभव और प्रथाओं के बाद स्वतः विकसित हो जाती हैं। इनका सोच समझ करके स्थापना नहीं किया जाता है। अगला जो अंतर है, समिति की प्रकृति जो होती है वो अस्थायी होती है, लक्ष्य पूरा होने पर उसको समाप्त कर दिया जाता है, जबकि संस्थाएं समाज में स्थायित्व रखती हैं, सदियों तक बनी रहती हैं, ये जल्दी समाप्त नहीं होती हैं। समिति का अपना एक निश्चित ढांचा और नाम होता है, जबकि संस्था का अस्तित्व सामाजिक व्यवहारों, परंपराओं और लोक रीतियों में समाहित होता है। समिति एक साधन होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी जरूरतें पूरी करता है, जबकि संस्था समाज द्वारा स्वीकृत वह नियम या मार्ग हैं जिससे कार्यों को वैधता मिलती है। इतना अंतर आपको लिखना है। इसके बाद आप अंत में निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि समिति करता है और संस्था कार्य करने का ढंग। किसी भी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग पहले एक समिति का निर्माण करते हैं और फिर उस कार्य को व्यवस्थित करने के लिए जो नियम बनाते हैं वे कालांतर में संस्था का रूप ले लेते हैं। इसलिए समाज में इन दोनों का सह अस्तित्व अनिवार्य है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।